121 लोगों की मौत कैसे हुई? सबसे ज्यादा उंगली बाबा और उसके चेलों की तरफ उठ रही है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश भी पकड़ा गया, लेकिन बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है और बाबा के कई भक्त अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि बाबा और बाबा के सेवादार की कोई गलती है। अब सवाल यह है कि फिर जिम्मेदार कौन है? क्या कोई उपद्रव हुआ? क्या कोई साजिश हुई? बाबा और बाबा के वकील तो साजिश के स्प्रे का नया एंगल लेकर आ गए, लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं? सत्संग वाली जगह के सबूत क्या कह रहे हैं? कैमरे पर एक एक सबूत के साथ ये पूरा इन्वेस्टिगेशन इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा के सत्संग में 121 मौत, हादसा थी या हत्या? दो जुलाई को बाबा की 20,000 की आर्मी कहां थी? बाबा का काफिला निकला, भीड़ को किसने रोका? क्या भगदड़ की भीड़ पर जहरीला स्प्रे किया गया? एक 121 मौत, कौन जिम्मेदार? बड़ी साजिश या श्री नारायण हरि साकार? हाथरस कांड पर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन। 2 जुलाई को हाथरस में हादसे के पीछे कौन है? यूपी पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। सबसे ज्यादा सवालों में श्री नारायण साकार हरि हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके वकील एपी सिंह ने पूरे एपिसोड में साजिश का एक नया एंगल डाल दिया है। एपी सिंह का दावा है कि 2 जुलाई को हाथरस में जो घटना हुई वो केवल भगदड़ नहीं है, बल्कि साजिश है। नारायण सरकार हरि के सभा में परमिशन मिली थी मानव संगम सद्भावना मिलन की। यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी मिली, पंडाल था जहां महिलाएं थीं, वहां कुछ लोग भी थे जिन्होंने भगदड़ कराई। उनके हाथों में नशीला स्प्रे था। आरोप है कि ऐसे करीब 12 लोग थे जिन्होंने भगदड़ कराई और काली सफेद स्कॉर्पियो में भाग गए। जो मैंने कहे थे 15-16 लोग वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले, वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली। ये और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके, स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे, लोगों को भागते रहे। पीछे से जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था, महिलाओं के साथ एकदम अपने आप गिर जाती थी और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। और इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है, मृत्यु का कारण इंजरी नहीं है, मृत्यु का कारण खून निकलना नहीं है, मृत्यु का कारण कटना पिटना नहीं है, मृत्यु का कारण गला सांस रुकने से, सांस एकदम रुकी। जहरीली, वो जहरीली और नशीली स्प्रे थे जिनको यहाँ लगाया गया, लगा के किया गया। और वो लोग भागते भागते भागते, जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी, यहाँ गाड़ियां खड़ी थी काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो, और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठे हैं। बैठते देखा गया है, क्योंकि कोई घटना होने के बाद कोई ऐसे एकदम बैठेगा, इससे मतलब भागना चाहता है। बाबा श्री नारायण साकार हरि के वकील पूरा नक्शा लेकर आए थे। सारी लोकेशन, साजिश कैसे हुई, किसने की, सब समझा रहे थे। पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच करेगी।
लेकिन एक कयास ये भी लग रहा है कि कहीं ये बाबा की तरफ से जांच भटकाने की टैक्टिस तो नहीं है, क्योंकि कल बाबा ने अपने बयान में उपद्रव की एंट्री कराई और आज बाबा के वकील साजिश का स्प्रे ढूंढ लाए। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, बाबा और उसकी फौज की तरफ उंगली ज्यादा खड़ी हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनको सुनिए। हादसे के दिन के ये चश्मदीद हैं। और कुछ नहीं, अपना वो यही है कि प्रशासन से उन्होंने कोई मदद नहीं ली। इतनी भीड़ के लिए प्रशासन से मदद लेनी चाहिए थी और उसके लिए वो बदतमीजी कि हमें नहीं प्रशासन की जरूरत है, हमारी व्यवस्था, हमारी फौज भी है हमारे पास में। उन्होंने ये बोल दिया हमारी सेना हमारे पास 20,000 है, हमें प्रशासन की कोई जरूरत नहीं। प्रशासन की मदद लेने से मना कर दिया, साफ किया उन्होंने मना, बिल्कुल कि हमें कोई जरूरत नहीं है। आप अपना रोड वोड जो देखें, बाहर देखें, अंदर किसी को जाने की अनुमति उनके प्रोग्राम में कहीं भी नहीं होती। यहाँ क्या कहीं भी नहीं होती। ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से गवाही देने आए हैं। हाथरस के PWD गेस्ट हाउस में न्यायिक कमीशन ने ऐसे लोगों को बुलावा भेजा था जो 2 जुलाई को घटना के वक्त मौजूद थे। जो बातें चश्मदीदों ने बताई हैं, सब ने बाबा और उसकी सेना पर सवाल खड़े किए हैं। अगर सुधीर सिंह की बात सही है तो जिस दिन हादसा हुआ उस दिन बाबा की 20,000 वाली सेना कहाँ थी? क्या कर रही थी वो जब भीड़ में भगदड़ मची? तो क्यों नहीं रोक पाई? उस दिन हुआ क्या था? इसका खुलासा हाथरस में सत्संग के कंट्रोल रूम में मिले डॉक्यूमेंट से हुआ है। जो बातें सामने आई हैं उसमें पता चला है कि सत्संग के लिए 80,000 की कैपेसिटी के टेंट की परमिशन मिली थी, जबकि टेंट लगाया गया 300 बाई 300 का, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 60,000 लोगों की थी, जबकि सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। सवाल है कि जब 2.5 लाख लोग पहुंच गए तो बाबा के कंट्रोल रूम से भक्तों को कंट्रोल करने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? अगले कीर्तन की प्लानिंग कहां थी, कहां टेंट लगना था, उसकी जानकारी भी इसमें स्पष्ट रूप में लिखी गई है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग में गड़बड़ क्या है। जगत जननी मां मातेश्वरी का संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। 90 बाय 105 फीट का वाटरप्रूफ टेंट होगा जिसके नीचे बाबा बैठेंगे। 20 बाय 15 का मंच होगा। 6 फीट मंच की ऊंची हाइट होगी। एक सिंहासन होगा। मंच की अपर वाली रेलिंग होगी। मंच के नीचे वाली रेलिंग होगी। जाली वाली रेलिंग से बैरिकेडिंग होगी। 450 सीलिंग का टोटल पंडाल लगवा दें। 450 सीलिंग के पंडाल में दरी बिछाई जाए। एक मेन गेट होगा। एक वापसी गैलरी वाला गेट होगा। पंडाल में लगने वाली रस्सी होगी। मेन गैलरी की पाइपों से बैरिकेडिंग होगी। वापसी गैलरी की कनातों से बैरिकेडिंग। वापसी गैलरी वो जहां से बाबा निकलते हैं उनको बाकायदा यहां कनात लगाकर कवर किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगला जो होना था 6/8/2024 को प्रथम मंगलवार कन्नौज उत्तर प्रदेश में होना था। और टेंट वाले का पता लिखा हुआ है, टेंट का पता जहां लगना है लभारी बदायूं उत्तर प्रदेश, कपूर टेंट हाउस। ये टेंट हाउस का है। ये टेंट हाउस वाले का GST नंबर है और नीचे राज कपूर के हस्ताक्षर हैं। तो ये पूरी प्लानिंग है और इसी तरह की प्लानिंग के साथ यहां हाथरस में भी टेंट लगा था। पहली नजर में बाबा और बाबा की फौज पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और गवाहियां बाबा के खिलाफ क्यों दी जा रही हैं, उसकी एक नहीं कई और भी वजह है। कहा तो ये जा रहा है कि बाबा के मैनेजरों ने लापरवाही और मिसमैनेजमेंट की हदों को पार कर दिया। भक्तों की जान माल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। सत्संग वाली जगह पर जहां 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे, वहां एंट्री और एग्जिट के सिर्फ 2 रास्ते दिए गए थे, एक भक्तों के लिए, दूसरा बाबा के लिए। भक्तों को एक ही रास्ते से आना था और उसी रास्ते से जाना था, जबकि बाबा के लिए एक अलग सेपरेट रास्ता था जहां सिर्फ बाबा जा सकते थे। अब सवाल है कि क्यों 2.5 लाख की भीड़ के लिए एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता बनाया गया। एक जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि एंट्री के लिए सिर्फ एक गेट और बाबा के लिए अलग गेट। अगर आप 50,000 60,000 सेवकों को बुलाते हैं तो उनके लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक की प्लानिंग अगले की थी और मौजूदा में भी एक ही एंट्री एग्जिट गेट होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। ये वो सिंहासन है जो अभी भी यहीं पड़ा है। बाबा इसी सिंहासन पर बैठकर पूरा प्रवचन देते थे। कहानी यही नहीं है, ऐसा ही प्लान 6 अगस्त को कन्नौज में होने वाले सत्संग के लिए भी बनाया गया था।
वही कन्नौज जहां से अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इसके लिए बकायदा टेंट की बुकिंग कर ली गई थी। अगर हाथरस में 121 लोगों की दर्दनाक मौत नहीं होती तो बाबा साकार हरि का ये तमाशा चलता रहता। बाबा आज खुद को निर्दोष बता रहा है, जबकि सच तो ये है कि जो सत्संग कर रहा है और करा रहा है, पहली जिम्मेदारी उसी की बनती है। बाबा जब सत्संग कराता है, उसकी मैनेजमेंट, उसकी आर्मी देखती है। सत्संग में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसे देखें तो बाबा ने जो पुलिस की नौकरी के वक्त पुलिस विभाग में देखा था, उसी तरह से उसने आर्मी भी अपनी तैयार की। प्लाटून कमांडर खुद बाबा श्री नारायण साकार हरि था। जब सत्संग होता था तो बकायदा उसकी आर्मी को प्लाटून नंबर में बांटा जाता था, जिसमें महिला पुरुष गार्ड दोनों होते थे। बाबा ने अपनी महिला आर्मी को नारायणी सेना नाम दिया था और पुरुष आर्मी को गरुण सेना। बाबा की ये फौज आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक उसकी सुरक्षा में साथ साथ चलती थी और सत्संग की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी देखती थी। बाबा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के नाम कोड वर्ड में रखे गए थे। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादार नारायणी सेना के नाम से जाने जाते थे। जिस प्लाटून में नारायणी सेना रहती थी, उनकी ड्यूटी सिक्योरिटी सर्विस और जल सेवा में लगाई जाती थी। बकायदा प्लाटून के एक एक सोल्जर की रजिस्टर में एंट्री होती थी। कमांडर ऑर्डर देता था, उस हिसाब से इनको ड्यूटी पॉइंट पर लगाया जाता था। इन सब के लिए अलग अलग बैज और आई कार्ड बने हुए थे। ये है, इस पे ऊपर लिखा गया है प्लाटून नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 और यहां बाकायदा उनका मोबाइल नंबर भी है। धनवंती देवी जो है प्रमुख सेवादारों में से एक है, जो सबसे ऊपर नाम है। राधा रानी, मीरा देवी, रीना देवी, गुड्डी देवी, शारदा देवी, इस तरीके से। समीक्षा रिपोर्ट, शारदा मंडल सेवा में नहीं आती हैं। पति जगदीश मंडल, प्लाटून 1 सेक्शन 2। शारदा देवी सेवा में नहीं आती है, पति जगदीश मंडल आता है। उनके तहत ये पूरी लिस्ट लगाई गई है। लिखा गया है समीक्षा रिपोर्ट में कुसुम देवी का निधन हो गया, पति श्री राजेंद्र प्रसाद हैं। ये जो 2 नहीं आए उनकी अटेंडेंस है। और अगर आप यहां आएंगे तो देखिए आपको बहुत सारे यहां आई कार्ड दिखाई देंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आई कार्ड दुनिया भर के आई कार्ड हैं। ये जल सेवा वाली महिला का आई कार्ड है। अगर आप यहां देखेंगे दलवीर सिंह सुरक्षा सेवा, ये सेवादार पहचान पत्र है, इन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। पुष्पा देवी, दिलेर सिंह, ग्राम आनंद नगर कॉलोनी, जनपद भरतपुर। एक इधर देखेंगे, यहां पर औरैया से, फिरोजाबाद से, आगरा से, संभल से जो लोग आते थे वो सब यहां हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं जो सेवादार हैं। और ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जल सेवा की लिस्ट है, जिनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुन्नी देवी, ये अनोखे लाल और अन्नी देवी, ये वो सारी नेम प्लेट हैं जो यहां इस वक्त पड़ी हुई हैं। और ये सेवादारों के आईडी कार्ड हैं जिनको यहां फेंका गया है। एक के बाद एक इस तरीके से यहां सेवादारों के कार्ड पड़े हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑफिस यहां सेवादारों की कार्यशैली को लेकर बहुत कुछ बताता है। एक कार्ड यहां भी हमें पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक नोटबुक है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जल सेवा वालों की प्रॉपर लिस्ट लगी हुई है। सवाल इसलिए भी बाबा की तरफ उठ रहे हैं, जिस दिन हादसा हुआ उस दिन बाबा की नारायणी सेना कहां थी? महिलाओं की सेना थी। महिलाओं की सबसे ज्यादा मौत हुई। बाबा की आर्मी के बारे में चश्मदीदों ने क्या बताया, वो सुनिए, फिर समझ में आएगा कि किस लेवल पर गलती हुई है, किस लेवल पर चूक हुई है। उसमें उनके भक्तों की जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्हीं की गलती है। उसमें उन्होंने भीड़ को धक्का दे रहे हैं। वो जो लोग झुक गए थे नीचे, उनके ऊपर जब पीछे से भीड़ का सैलाब आया तो कुछ लोग उसमें दब गए। कुछ उधर से भागे, कुछ इधर से भागे। और उन्होंने जो उनके जो गार्ड्स थे वो ब्लैक कलर में, उन्होंने कुछ भीड़ को इधर उधर धक्का दिया तो वो दब गए इधर से उधर। घटना के बारे में ये बताया, फिर अगर बाबा ये नहीं बोलते कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, तो शायद ये हादसा टल जाता, ना होता। क्योंकि वहाँ पे जब हादसा हुआ था सर, तो बाबा जैसे ही वहाँ पे मंच को छोड़ के प्रवचन देने के बाद रोड पे पहुंचे तो वहाँ पे डिवाइडेशन होता है, कट है एक, तो कट पे बाबा की गाड़ी जाम की वजह से धीरे हुई। तो पब्लिक को ये लगा कि बाबा रुके हैं, तो वैसे ही पब्लिक वहाँ पे भागी है। तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ है धूल लेने के लिए। कमांडर भाई धक्का मुक्की कर रहे थे, बाबा को लेके आए थे। वहाँ पे उनका काफिला था, कम से कम 50 गाड़ी वहाँ होती और 50 बाइक होती बुलेट।
जिसमें बुलेट पे ब्लैक कमांडो थे और गाड़ियों में उनका अलग अलग वो थे। इस वजह से हुई। अगर यही काफिला अलीगढ़ की तरफ चला जाता तो घटना नहीं होती। उनके काफिले ने जो भीड़ वाला पांडाल था, जहाँ जो वो चल रहा था सत्संग, उसको पूरे को क्रॉस करके उस कट से गलत साइड में जाना काफिला, वही ये दुर्घटना का कारण था। बस। अच्छा, अगर मैनपुरी की जगह वो अलीगढ़ की चले जाते तो ये दुर्घटना नहीं होती, किसी कीमत पर नहीं होती। मैं पूर्ण उधर की तरफ भीड़ नहीं थी। उधर कोई ऐसी भीड़ नहीं थी और उसी वजह से हुआ। मेन कारण ये। क्यों बाबा और उसकी फौज पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि चरण रज के लिए जब भीड़ बाबा के रास्ते की तरफ दौड़ी तब कोई उन्हें संभालने नहीं आया, जबकि दावा ये किया गया कि बाबा के पास ऐसी फौज है जो सब कुछ संभाल सकती है। ब्लैक कमांडो जो काफिले के साथ चलते थे उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता था, तो सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरिवाहक नाम दिया गया था। ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते थे, जबकि गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना में शामिल लोग 50-50 की टुकड़ी में होते थे। इसके अलावा हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते थे। एक यहाँ आई कार्ड है, इसमें ये सेवा का नाम लिखा गया है। अब देखिए, पिंक सेना हमने आपको दिखाई। अब है अविनाश कुमार, सौरभ कुमार अविनाश, कौंडली दिल्ली से हैं, मोबाइल नंबर है, और ये किस भूमिका में है? ब्लैक कमांडो, सबसे ऊपर लिखा गया है ब्लैक कमांडो। तो ये सब उनकी वर्किंग स्टाइल को बताता है कि सुरक्षा के लिए ब्लैक कमांडो, महिला पिंक दस्ता, उनका बाकायदा सुरक्षा सेवा का आई कार्ड, जल सेवा का आई कार्ड। हर जिले में एक प्रमुख, उस प्रमुख को ये सब रिपोर्ट करते हैं। ये बाबा का वर्किंग स्टाइल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ टेंट हाउस की अगले आयोजन के लिए जो बुकिंग की गई है वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि इतने बड़े आयोजन में एक एंट्री पॉइंट, एक एग्जिट पॉइंट, और यही यहाँ पर बड़ी समस्या की जड़ बनी थी और बताती है कि किस तरीके से टेंट की प्लानिंग में ही लापरवाही थी, जिसने इस पूरे समागम की इतिश्री करने में, या कहें कि बुरा हाल करने में, एक अहम भूमिका निभाई।